हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस टेल। यदि आपके साथ कोई ऐसी रहस्यमय या विचित्र घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। किसी कारण वजह से मैं डिस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं कर सकती, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी मिस रीमा जी की है। मेरा नाम रीमा है। मैं 30 वर्ष की हूँ और दिल्ली में ही रहती हूँ। यह शायद बात 10 साल पहले की है। तब मेरी शादी को सिर्फ साल भर ही हुआ था। उस वक्त मैं गर्भवती थी। इस वजह से मेरी देखरेख के लिए कोई था नहीं, तो मुझे गांव में ही जाना पड़ा, जहाँ मेरा ससुराल था। हम उस वक्त गांव में ही जा रहे थे और वहीं पर कुछ वक्त हम रहने वाले थे, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता। उस वक्त मैं शायद 7 महीने की हो चुकी थी। मुझे उस वक्त काफ़ी परेशानी रहती थी। उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए सबने सोचा चलो अस्पताल में ही मुझे भर्ती कर दिया जाए। तो सबकी राय बनी और मुझे वहीं नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। हालांकि और भी जा सकते थे, पर क्योंकि गांव देहाती एरिया था तो इस वजह से कहीं और जाना मुमकिन नहीं था। बहुत दूर दूर हॉस्पिटल थे। इस वजह से जो नज़दीक में पड़ा उसी हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर दिया। क्या करें, मजबूरी थी, तो वहीं पे भर्ती होना पड़ा। वहाँ की हालत कुछ खास नहीं थी। वहाँ की दीवारों पे जो पेंट था वो उतरा हुआ था। वहाँ पर पक्की ज़मीन नहीं थी, कोई टाइल वगैरह या कुछ ऐसा था नहीं। और वहाँ पर सही से चल पाना भी काफ़ी मुश्किल था। पर अपनी मजबूरी की वजह से वहीं पर रहना पड़ा। जैसे तैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पर कुछ अजीब महसूस होने लगा था। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया हो, या शायद कोई, पता नहीं, पर वहाँ पर मेरा दिल नहीं लग पा रहा था। काफ़ी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैंने जब अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा शायद ये मेरी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ऐसा लग रहा हो, या मैं कुछ ऐसी इमेजिन कर रही हूँ। जिस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इसी वजह से हो। खैर, इस दौरान में मेरे पति या फिर मेरी सासू माँ मेरी देखरेख के लिए आ जाया करती थी। उनका काम काफ़ी ज़्यादा होता था, तो इस वजह से मेरी सासू माँ आती थी। मेरी माता जी भी ही पड़ोस के गांव में ही रहती थी, पर उनका आने में काफ़ी समय लग जाता था, जिस वजह से मैंने ही उन्हें आने से इनकार कर दिया था। तो पर इसी ही नासमझी की वजह से हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होगा। किसी को भी नहीं पता था कि इस अस्पताल में कुछ तो सही नहीं है, भयानक छिपा हुआ है, जिसका मुझको भी कोई अंदाज़ा नहीं था, और ना ही मेरे परिवार वालों को। हर वक्त ऐसे लगता था जैसे कि किसी की मेरे पर नज़र है, कोई मुझे हर वक्त देखता रहता हो। और जब भी मैं अपना चेहरा सिर पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई नहीं होता था। कोई ऐसा तो संदीन इंसान मुझे कोई दिखा नहीं जो मुझे इस तरह से घूर रहा हो, या फिर कोई हो जो मुझे देख रहा हो। पर हर वक्त ऐसे लगता था जैसे किसी ने मुझ पर निगरानी रखी हुई है। और हर वक्त मेरे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सुस्ती सी लगी रहती थी। हमेशा मुझे नकारात्मक ही ख्याल आते थे कि कहीं कुछ मैं अपने साथ ही ना कर दूं।
अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो सही से चला जा रहा था और ना ही अपने ही बिस्तर से सही से उठा जा रहा था। खाना पीना भी मेरा बंद सा ही हो गया था। मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था उस वक्त। ऐसी हालत हो गई थी कि मानो शरीर में कुछ गया ही ना हो, कोई भी ऊर्जा नहीं रहती थी। हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसी प्रकार मेरे यहाँ पर मरीज़ों से बातचीत शुरू हो गई थी और कुछ नर्सेज से भी, जिससे कि मुझे मालूम चला कि इस अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, जिसने अपनी आत्महत्या कर दी थी और उसी के साथ साथ उसके पति ने भी आत्महत्या की। हालांकि मुझे पूरी बात नहीं पता थी, जिस वजह से मैं इस आधी अधूरी बात में ही रह गई। और पर इस वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और मैं आखिर ये सब क्या था, मैं ही क्यों इस अस्पताल में आई। खैर, मेरे पति उस वक्त मेरे साथ ही थे। उन्होंने कहा कि इन सब पे ध्यान मत दो, तुम इन सब पे ध्यान दोगी तो इससे हमारे बच्चे पर भी असर आएगा, इसलिए तुम्हें इस बातों पर नहीं सोचना चाहिए। और मुझे कुछ सेब खिलाने लगे। जब मुझे सेब खिला रहे थे तब मैं देखा कि मेरे पति के पीछे कोई खड़ा था। हालांकि मैं चेहरा नहीं सही से देख पाई क्योंकि उसके बाल आगे बिखरे हुए थे और सफ़ेद सी साड़ी थी जो पहनी हुई थी। और खैर वो काफ़ी दूर खड़ी थी, जिस वजह से मैं सही से ना तो देख नहीं पाई। मुझे लगता है शायद वो कोई आत्मा थी। खैर, उस वक्त तो मैं कुछ समझ नहीं सकी थी कि कौन है। इस वजह से मैंने इसको इग्नोर ही किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी। मैं क्योंकि ना तो कुछ खा रही थी और ना ही कुछ पी पा रही थी, जैसे मानो मुझे भूख ही ना लगी हो या मेरा पेट भरा हुआ होता। पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों है ऐसा। मैं अगर अपने बच्चे के लिए ज़बरदस्ती कुछ खाती भी तो वो मुझे उल्टी हो जाती थी, जिस वजह से मेरे शरीर में कोई भी अन्न का दाना ही नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर ने फिर कोई उपाय ना जाकर उन्होंने सिर्फ यही किया कि ग्लूकोज लगा दिया, जिससे कि मेरे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। दिन पर दिन मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरी तबीयत भी हमेशा ख़राब ही रहने लगी। फिर और कोई उपाय न करके मेरे पति ने मेरी माँ को बुलाना ही सही समझा, क्योंकि वे इन सब बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। ये सारी बातें मेरी सासू माँ को भी पता थी कि इन हालातों में क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर उनके नुस्खे कोई काम नहीं आ रहे थे, तो जिस वजह से मेरी माँ को बुलाना ही सही समझा गया। मेरी माँ को जब ये बात पता चली कि मैं इस अस्पताल में भर्ती हूँ, तो मेरी माँ ने अपने सारा काम धाम सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आना जल्दी से जल्दी अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि उन्हें इस अस्पताल के बारे में कुछ ऐसा पता था जो शायद किसी को भी ना पता हो। पर वे रास्ते में आते आते उन्हें काफ़ी समय लग रहा था, क्योंकि उनके गांव से यह गांव काफ़ी दूर पड़ता था। हालांकि था तो पड़ोस में ही, पर दूरी के मामले में वह काफ़ी दूर पड़ जाता था। खैर, वह जैसे तैसे करके वह मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बातें उन्होंने फ़ोन पर बताई, पर
उन्होंने मेरे पति को कुछ उपाय दिए कि वह करे, पर मेरे पति ने यह सब करने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी माँ थोड़ी सी अब क्या कहें, वो दुर्गा पूजा और पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी विश्वास करती थी, और वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त भी थी, जिस वजह से उनकी बातें मेरे पति को, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, ये टोना टोटका करना और ये सब, इसलिए उन्होंने ये सब ना करना ही सही समझा, पर बिना मेरी माँ को बताए। अब शाम का समय हो चुका था। अब मेरी सासू माँ आ चुकी थी। उन्होंने मेरे पति को घर भेज दिया, कहा कि तुम घर जाके आराम करो और बाकी आगे मैं यहाँ घर कर लूँगी। मेरे पति घर जा चुके थे। मेरी सासू माँ को मेरी माँ ने कुछ उपाय दिए थे, पर उन्होंने थोड़ा बहुत ही किया, जैसे मानो मिर्ची का छोंका लगा के मेरी नज़र उतार दी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ही सही पर आराम सा लग रहा था। खैर, जब ये सब हुआ तो मैंने उस वक्त अच्छे से खाया और मैं सो गई थी। काफ़ी थका थका महसूस कर रही थी, इसी वजह से मैं जल्दी सो गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सभी सो चुके थे। मुझे फिर आधी रात को पता नहीं क्यों पर काफ़ी प्यास सी लगने लगी, तो मैंने अपने बाजू में देखा तो टेबल पर पानी का जग तो था, पर पानी नहीं था। इसलिए मैंने किसी को आवाज़ लगानी चाहिए, पर कोई आया नहीं, ना कोई नर्स, ना कोई वार्ड बॉय, जिस वजह से मुझे ही जाकर पानी लेना पड़ा। जैसे तैसे बिस्तर से मैं उठी और पानी की तरफ चलने लगी। जैसे जैसे ही मैं गलियारे में पहुंची, और वैसे ही काफ़ी अंधेरा सा हो रखा था, चांद की रोशनी सी भी नहीं आ पा रही थी, पर अपने दीवार पे हाथ सटाए सटाए मैं चलने लगी थी। इस अंधेरे में मैं क्योंकि कुछ देख नहीं पा रही थी, तो मुझे दीवार का ही सहारा था। मैं जैसे जैसे करते चलती गई, और मैंने महसूस किया कि रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा है, पर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जब पानी के पास पहुंची तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने से कोई गुज़रा, कोई तुरंत से ही कोई ऐसे ही झटके से आके गुज़र गया। मैं समझ नहीं पाई, शायद कोई मरीज़ रहा होगा। खैर, मैंने पानी भरा और पहले तो मैंने कुछ पानी पिया, क्योंकि बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी। फिर पानी भर के मैंने अपने कमरे में जाने की सोची। जैसे ही मैं जाने लगी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैंने जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर मेरे बॉडी नहीं हिला पा रही थी, मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वहीं पर फ्रीज सा कर दिया हो। मैं जम सी गई थी, ना तो मैं शरीर हिला पा रही थी, ना हाथ पैर हिल रहे थे, कुछ भी नहीं मैं कर पा रही थी। मैं काफ़ी घबरा सी गई थी और आवाज़ें लगाने लगी, पर मैं उस वक्त इतना डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई मुझे आके बचाओ। पता नहीं क्या हुआ है, पर मेरा शरीर नहीं हिल रहा है, मैं चल नहीं पा रही। तभी ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद सा साया मेरे सामने आ गया हो, और जब ऐसा हुआ तब पता नहीं क्यों पर मेरा शरीर अपने आप ही चल पड़ा, और मैं अब अपने शरीर को हिला पा रही थी।
जैसे तैसे करके मैंने जल्दी जल्दी अपने कमरे तक पहुंची और वापस अपने बिस्तर पे आके लेट गई। मैं ये सब से इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मैंने बस सोचा कि जल्दी से रात बीत जाए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं लेट गई। काफ़ी ज़ोरों से आंखें बंद कर ली और कोशिश करने लगी कि मुझे बस जल्दी से नींद आ जाए। कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने मेरे हाथ पैर जकड़ लिए हो, कोई मेरे ऊपर चढ़ रखा हो। जब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरे पसीने आने लगे थे, मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। और मैं क्या ही कहूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी कि आखिर कौन है। मुझसे तो आंखें तक नहीं खोली जा रही थी, पर जैसे तैसे मैंने अपनी धीरे धीरे कर आंखें खोली तो साया देखकर ही मैं बहुत ज़ोर से चीख दी। उसका इतना भयानक चेहरा था कि उसे बता पाना ही बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, आंखें जैसे मानो बाहर निकल गई हो, खून की बूंदें टपक रही हो उनकी ज़ुबान से। और उस जीव के 4 हाथ थे। मैं बयां भी कैसे करूं। उसका पूरा शरीर काला था, बिल्कुल काला, बड़ा ही अजीब तरीके से था। और उसका चेहरा सफ़ेद था जिससे बहुत सारी चोटों के दाग थे, जैसे मानो ताज़ा ताज़ा ही थे, और उस पर खून बह रहा था। उसने बाकी अपने 2 हाथों से तो मेरे हाथ पकड़े थे और पैर से मेरे पैर पकड़ रखे थे। बाकी 2 हाथों से उसने मेरे पेट को पकड़ा हुआ था और उसके जो नाखून थे वो मेरे पेट पे चुभ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। मैं तो इतना डर गई कि अब कौन मुझे बचाएगा। मैं तो लगता है अब मैं मर जाऊंगी और मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मारा जाएगा। वो जीव मेरे सामने इतना सामने खड़ा था कि मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी सासू माँ को उठा सकूं, पर उठा ही नहीं पाई। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल सका और वो अपनी उंगलियां मेरे पेट पर गड़ाए जा रहा था, जैसे मानो वो मेरा बच्चा खाना चाहता हो। मैं बहुत ज़्यादा अब डर चुकी थी कि मैंने एक परछाई देखी। जब उस तरफ मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने पाया कि मेरी माँ खड़ी है। मेरी माँ धीरे धीरे दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए अंदर घुस रही थी, जिससे कि वो अजीब सा जीव या पिशाच या पता नहीं वो क्या था जो मेरे बच्चे को मारना चाह रहा था, जो मुझसे मेरी जान, मेरे बच्चे दोनों को ही ले लेना चाहता था। उसके अब हाथ पैर कमज़ोर पड़ रहे थे, उसकी पकड़ में अब कमज़ोर हो रही थी, वह भी कमज़ोर हो रहा था। दुर्गा माँ की चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरी माँ मेरे सामने आने लगी। धीरे जैसे जैसे वह कमरे में आती जा रही थी वैसे ही वैसे रोशनी सी, एक सकारात्मक रोशनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ दुर्गा ही मेरी मदद करने आई हो, मेरे माँ के रूप में। वह जैसे जैसे अंदर आती गई वैसे वैसे वह साया जो मेरे ऊपर था वह
गायब सा होने लगा और एकदम से ही वह गायब भी हो गया। मेरी माँ ने जब जल छिड़का, फिर उसके बाद मेरी माँ जल्दी जल्दी मेरे पास आई और उनके हाथ में एक माँ दुर्गा का सिंदूर था और एक माँ दुर्गा का लॉकेट भी। उन्होंने तुरंत मेरे गले में माँ दुर्गा का लॉकेट पहनाया और मेरे को टीका लगा दिया और मेरे गर्भ पर भी माँ दुर्गा का सिंदूर का टीका लगा दिया और पास ही टेबल पर माँ दुर्गा का मूर्ति भी लाई थी, वह भी उन्होंने रख दी, जिस वजह से उस कमरे में थोड़ा सा ही सही पर बहुत ही असरदार कर देने वाली ऊर्जा में फैल गई थी। काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा थी, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि आप कैसे आ पाई, आप तो रास्ते में थी। उन्होंने फिर सारी बातें समझाई और बताई कि पता नहीं कैसे, पर जैसे तैसे जब मुझे ये पता चला कि तुम इस हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो मैं एक पल भी इंतज़ार नहीं किया और तुरंत यहाँ आने का कोशिश करने लगी। कुछ वक्त तो ऐसा लगा कि यहाँ आ पाना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, पर माँ दुर्गा की कृपा ही देखो कि मैं जल्दी से जल्दी आ पाई। फिर मैंने कहा, इस अस्पताल का नाम सुनकर मतलब, क्योंकि मेरे मन में काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो मेरे पास पूछने के अलावा और कोई था ही नहीं रास्ता। सो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों माँ, मैं मतलब आपको कैसे पता कि इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है? क्या आप कुछ जानती हैं जो शायद यहाँ पर किसी को भी नहीं पता? तब मेरी माँ ने बताया कि उनकी एक सहेली थी जिसका नाम सीमा था। उसकी नई नई ही शादी हुई थी। उसके परिवार वाले एक बच्चे की ज़िद करते थे, तो जैसे तैसे साल बीता, तो जब वह गर्भवती हुई तो सबने यह आस लगानी शुरू कर दी कि वह एक लड़का ही होगा, जिस वजह से वह थोड़ी सी दुखी सी रहने लगी थी, क्योंकि उसका यह पहला बच्चा था। वह तो बहुत खुश थी, पर परिवार की आस देखकर वह थोड़ी सी दुखी भी रहने लगी थी। उसे इस बात का डर था कि अगर वह लड़की निकली तो। इस वजह से उसने इस बारे में किसी से बात तो नहीं करी, पर वह अपने पति पे बेहद भरोसा करती थी। तो अपने पति से ये बात उसने शेयर करी और कहा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। जब उसने अपने पति से पूछा कि वे क्या सोचते हैं, तब उन्होंने कहा क्यों ना हम इसका लिंक चेक कराया जाए। अगर इसका लिंक पता चल गया तो परिवार वालों को कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो उसके पति पर इस चीज़ के लिए मेरी सहेली ने मना कर दिया था। पर इस चीज़ के लिए सीमा ने मना कर दिया था, कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गैरकानूनी काम है और ऐसा करना कोई अच्छी बात भी नहीं। लड़की हो या लड़का, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा हमारा है, हमें उसे पालना है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अगर लड़की निकली तो। हालांकि मेरे पति मेरे सहमत थे, पर फिर भी अपने परिवार के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे बिना जाने पूछे मेरा चेकअप करा लिया। और जब उन्हें पता चला कि ये एक लड़की है, तब उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने उन्होंने मेरा गर्भपात करवा दिया, जिस वजह से मेरी सहेली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसने उसी वक्त ही उसी अस्पताल में आत्महत्या कर ली। उसका पति उसे बेहद प्यार करता था, जिस वजह से
उसने भी उसे देखा देखी कर अपनी भी आत्महत्या कर ली। और ये सारा कुछ इसी हॉस्पिटल में हुआ था। उस बच्चे का भी मरना, उसका गर्भपात होना और मेरे दोस्त और उसके पति की आत्मदाह करना, यह सब इसी हॉस्पिटल में था। पर समस्या ये नहीं थी कि आत्मदाह किया, समस्या ये थी कि उसके कुछ सालों बाद जब इस हॉस्पिटल में कोई भी अगर आता, ख़ास तौर पे जो गर्भवती महिला होती, जिनके कोख में कन्या होती थी, वह महिलाएं मारी जाती थी। ख़ास तौर पर उनकी बच्चियां मारी जाती थी, किसी भी अजीब प्रकार से ही सही, पर उनकी बच्चियां मृत्यु को प्राप्त होती थी, जिस वजह से इस हॉस्पिटल में कभी भी कोई भी महिला आती नहीं थी, ख़ास तौर पर जिनकी जो गर्भवती होती थी। फिर ये सब जानकर तो मैं हक्का बक्का रह गई कि आज के समय भी ऐसा सब होता है। फिर मैंने अपनी माँ को एक बात बताई कि मैंने एक अजीब सा ही सही, पर एक सफ़ेद रंग में एक महिला को मैंने देखा था, जो सफ़ेद साड़ी में थी और बाल आगे थे और हाथों में लाल चूड़ियाँ डाली हुई थी। मैं समझ तो नहीं पाई कि आखिर कौन थी, पर उनके होने से मुझे थोड़ा ही सही पर कुछ वक्त के लिए अच्छा महसूस होता था। तब मेरी माँ ने बताया कि वह कोई और नहीं, शायद मेरी सहेली सीमा की आत्मा होगी, जो तुम्हें आगाह करना चाहती थी, जो तुम्हें बचाना चाहती थी।